और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति नागर मौजूद है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर रही है, सुनवाते हैं। जिस तरीके से 2025-26 को यह माना जा रहा है कि ये एक मिडिल क्लास का साल हो गया, लेकिन मिडिल क्लास के दिल में एक और चीज बसती है सर, वो है रेलवे। रेलवे उनके सपनों में, उनके दिनचर्या में, उनके जीवन में रहता है। तो ये समझेंगे कि इस बजट में रेलवे में ऐसा क्या खास हुआ जो मिडिल क्लास के दिल को छूना चाहिए। बहुत बड़ा एलोकेशन रेलवे के लिए मिला है, 2,52,000 करोड़ का। रेलवे का जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक पूरा परिवर्तन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, उस मोमेंटम को मेंटेन किया है इस बजट में। 4,60,000 करोड़ के टोटल नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेंगी जो कम डिस्टेंस, जैसे जयपुर अजमेर हो गया, इस तरह की कम डिस्टेंस वाले शहरों के बीच में। 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी जो कि हमारे श्रमिक वर्ग और कम इनकम वाले वर्गों के लिए नॉन एयर कंडीशनड कोचेज हैं ये सारे के सारे, जो कि 1000 किलोमीटर की जर्नी 450 रुपये में, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी। 200 नई वंदे भारत बनेगी, देश भर में डिमांड आती है, सब जगह से डिमांड आती है। 200 नई वंदे भारत बनेगी। 1000 नए पुल और अंडरपास बनेंगे। इस साल कवच 10,000 कोचेस पे, 10,000 ट्रेन पे लगेगा कवच। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 माइलस्टोन अचीव करेगा रेलवे ये बजट के कारण। पहला 1.6 बिलियन टन कार्गो ले जाने वाली रेलवे भारत की रेलवे बनेगी, भारत बनेगा। 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेलवे इस बार टच करेगा अगले साल 2026 के 31 मार्च तक, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करेगा। तो ये बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की जो लेगेसी की प्रॉब्लम्स थी, बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया। भाई, जो 60 साल में कांग्रेस 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाई थी, 10 साल में 45,000 किलोमीटर, इतना बड़ा थिंकिंग है। जो हम अक्सर सड़कों के निर्माण के लिए बात करते थे उस इलेक्ट्रिक। लेकिन सर एक चीज समझना चाहेंगे, हमने वो दौर देखा जब रेल में सिर्फ इसलिए एक्साइटमेंट था कि कुल्हड़ की चाय इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर एक दौर वो भी देखा जब रेलवे में खाने की सफाई को लेकर सवाल उठने लगे। फिर दौर आया जब बात होने लगी बुलेट ट्रेन की। फिर हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा वंदे भारत को। हमें ऐसा लगता था कि हम विदेश में हैं। तो वंदे भारत का इतना नंबर्स आपने बताए, सर स्लीपर कोच कब तक आएगा और क्या एक्साइटमेंट? रेल एक जीवन है, तो रेल के साथ और क्या एक्साइटमेंट? स्लीपर कोच कब आएगा? क्योंकि सब चाहते हैं कि वो कश्मीर और उसका जो श्रीनगर का दौरा हो वो स्लीपर कोच से हो, तो वो कैसे देखते हैं? स्लीपर कोच की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, और टेस्टिंग के बाद में जो भी चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस अभी हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो कमर्शियल सर्विस में आ जाएगी, पहली और दूसरी भी। और इन दोनों को, 2 ट्रेन को देखो, रेलवे में क्या ना, ह्यूमन एंगल है हर जगह, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट जब नया लेके आते हैं तो उसको कुछ टाइम तक चलाते हैं, टेस्ट करते हैं, लगातार उसमें मेजरमेंट्स लेते हैं। तो जैसे वंदे भारत पहले 2 बनाई, उसके बाद में रेगुलर प्रोडक्शन किया, वैसे ही वंदे भारत स्लीपर भी पहले 2 बनेगी, चलेगी, उसके बाद में और बनेगी। जैसे अमृत भारत ट्रेन भी पिछले साल जनवरी के महीने में 2 बनी और उसको साल भर चलाया। उससे जो भी अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पे फिर आगे इम्प्रूवमेंट किया। और सर हम बुलेट ट्रेन का सपना कब तक पूरा होगा? बहुत जल्दी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 340 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, ब्रिजेस बन गए हैं, स्टेशंस का काम बहुत तेजी से चल रहा है, समुद्र के नीचे टनल, उसका काम अभी चल रहा है। बीकेसी स्टेशन -10 स्टोरीज जमीन के लेवल से -10 स्टोरीज और +60 स्टोरीज होगा। 2.5 साल वेस्ट कर दिए थे, ठाकरे साहब ने परमिशंस नहीं दी, लेकिन अब उस काम को मेकअप कर रहे हैं। सर इसी रेलवे में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है एक्सीडेंट्स का कम होना या बिल्कुल नहीं होना, जिसको लेकर आप भी लगातार, तो इसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट के लिहाज से क्या काम आगे बढ़ा? बहुत फोकस्ड वे में देखिए, रेलवे की सेफ्टी के ऊपर पहले जहां 20-30 हज़ार टोटल इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसका रिजल्ट भी आया है। जहां यूपीए के समय में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे साल के, लास्ट ईयर 29 थे, और इस साल अभी तक 29 है, और बहुत एक अच्छा इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, और टीम भी बहुत मुस्तैद है, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर इसमें यही मान लें कि नौकरियों को लेकर भी, भले इस बिल की बात कर लें, इस बजट की बात कर लें, या
प्रयासों की जो बहुत पेंडिंग चल रही है, पेंडेंसीज है रेलवे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी और अभी 1 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और एकदम ट्रांसपेरेंटली चल रहा है। 35 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और कहीं पे कोई पेपर लीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना आराम से स्मूथ वे में एग्जाम चल रहा है। सर, अब आईटी, हम रोजगार का भी जिक्र कर लेते हैं। एआई के लिए बहुत बड़ा अलॉटमेंट इस बजट में हुआ है, क्या सही है सर? एआई का इतना महत्वपूर्ण तरीके से स्किल ठीक है, लेकिन क्या इससे रोजगार कम होगा? इससे क्या युवाओं को ऐसा लगेगा कि वो रिप्लेस हो रहे हैं, आधे काम कंप्यूटर या एआई के माध्यम से हो जाएंगे? तो जो लेबर है या जो लोग काम करना चाहते हैं, जो युवा हैं, खुद को इन्वॉल्व स्किल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एक खतरे की बात है। बहुत बड़ा फोकस है कि एआई के स्किल्स हमारे लोगों को दिए जाएं। जैसे आईटी सर्विसेज भारत में एक बड़ी इंडस्ट्री बनी थी, वैसा ही एआई बेस्ड सर्विसेज भी भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगा। इसके कंट्रोल का क्या है? क्योंकि सर हम चाइना का डीप सीक देखते हैं, इस कितना कंट्रोल अपना खुद का फाउंडेशनल मॉडल बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। आज 18,000 जीपीयूज की कंप्यूट फैसिलिटी अपने देश में बन गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि पहले कंप्यूट फैसिलिटी आए, वरना आप टेस्ट किस पे करोगे? दूसरों के कंप्यूटर्स पे तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो फैसिलिटी बन गई है और अब अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर भारत का अपना मॉडल भी रेडी होगा। सर, जब कांग्रेस का जमाना था तब 2.5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन था, अब आपने उसको 5 गुना भी किया है। लेकिन आज पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि आपने मनरेगा के लिए कुछ नहीं किया, आपने जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं किया, रिलीज नहीं किया, आपने नहीं किया। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपने पैसा तो दे दिया हाथ में खर्च करने के लिए, लेकिन महंगाई इतनी है, वो खर्च हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये तमाम आरोपों को आप कैसे देखते हैं सर? और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि आपने जो केंद्र में किया, मैं दिल्ली में तो कब से करते आ रहा हूं। देखो, ऐसा है, विपक्ष के पास कुछ बोलने को है नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है। मोदी जी का काम बोल रहा है तो विपक्ष अब अपना काम कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन सर ऐसा कैसे? आपने मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत की जो बात नजर आ रही है, अक्सर ये होता है चुनावी 2024 से पहले होता है, ये क्या दिल्ली के लिए या क्योंकि ऐसा नहीं है। इकोनॉमी को आप देखिए, 10 वर्षों का काम देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक इकोनॉमिक थिंकिंग है, उस इकोनॉमिक थिंकिंग को बारीकी से आप समझिए। पहले 5 साल इकोनॉमी को एक बहुत गंदी कंडीशन में थी, बहुत नाजुक कंडीशन में थी, उससे निकाल के लेके आए। पूरा बैंकिंग सेक्टर की हालत, रियल एस्टेट की हालत, हाउसिंग की हालत जो थी, उसको बहुत करीने से संभाल के काम करते हुए उसको ठीक लेके आए। दूसरे टर्म में ग्रोथ का फेज चालू हुआ, कोविड के 2 साल वेस्ट हुए, लेकिन फिर भी तुरंत इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लाए। आप देखो, कोविड के टाइम में जब सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते थे कि नोट प्रिंट करो और बांटो, मोदी जी ने बहुत डीप थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देश को मिले। और आज अब देखो कि इकोनॉमी इस पोजीशन पे है कि 11,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास को इतनी बड़ी टैक्स की राहत भी दी और फिर भी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में। जबकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो आज 5.5-6% के फिस्कल डेफिसिट पे काम कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमी को मोदी जी ने अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग से जिस तरीके से 10 साल में मैनेज किया है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आज इकोनॉमी में अपन इतना बड़ा रिलीफ दे पा रहे हैं। सो सर, कंज्यूमर बेस्ड जो करने की प्रयास हुआ है, इसी से लगता है कि जो हमने टैक्स से पहले पैसा आता था भारत के पास, अब टैक्स को हमने रिबेट दी है, तो आय क्या है हमारे पास? आमदनी का सूत्र क्या है? आमदनी तो है ना, आमदनी आज अपनी इकोनॉमी 324 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है। अगले साल तक जाते जाते 355 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी, जर्मनी के, जापान के बराबर, और कुछ टाइम बाद में जर्मनी से भी आगे निकलेंगे हम। तो ये इकोनॉमी की आज साइज है। इस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे इनकम जो आ रही है वो इनफ है, वो सफिशिएंट है, आगे बढ़ती जाएगी और ग्रो करेगी। तो हम जो विजन देख के रखा है 2047 का, जो हमारा ड्रीम विजन है, आपको लगता है कि 25-26 का जो बजट है ये एक माइलस्टोन की तरह साबित? बिल्कुल, डेफिनेटली माइलस्टोन की तरह साबित होगा। ये ड्रीम बजट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।